बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और ये मौजूद जिसका मोंटाज आपने मुलाहिज़ा फरमाया शायद आपके इल्म ही होगा। ज़ाहिर है जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला है ये एक अहम तरीन नुक्ता है जिस पर इस वक्त बहस हो रही है और किसी हद तक ये बहस जो है वो तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गई है। तनाज़ा क्या है, क्यों है और इसका पस मंज़र क्या है और इस वक्त हालात क्या हैं, इस पर ज़ाहिर है हमने बात करने के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज ज़हमत दी है। लेकिन सबसे पहले मैं चाह रही थी कि ये जो मदरसा बिल है इसके पस मंज़र पर आपको ले चलें और आपको बताएं कि ये क्या मामला था, कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ। तो कुछ इकट्ठी की है आपके साथ शेयर करते हैं। मदरसा बिल का जो पस मंज़र है, चलिए ये रवां बरस जो आपको मालूम है 26वीं आईनी तरमीम का जो बहुत शोर था, जो 26वीं आईनी तरमीम का बिल था उस हवाले से उसकी मंजूरी के लिए दो की अक्सरियत की ज़रूरत थी, जिसमें हमें हमारे इल्म में है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके दरवाजे की दस्तक बार बार होती थी हुकूमती वज़रा और बिलखुसूस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो से चक्कर लगाई गई और फिर ज़ाहिर है बिल जो है वो सामने भी आया। फिर उसके बाद कि इसी बिल से पहले सूद के निज़ाम के खात्मे समेत अपनी तजावीज़ उसमें जो है उन्होंने वो शामिल की। इसके अलावा दीनी मदारिस की महकमा तालीम के बजाय सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन का जो बिल है उसको मंजूर कराने का मुतालबा किया गया, उसको हुकूमत ने तस्लीम किया। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर भी हो गई और ये सारा मामला हो गया। लेकिन ये जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट तरमीमी बिल था ये मंजूर तो हुआ, लेकिन सदर मुमलिकत जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने 26वीं आईनी तरमीम पर उसी दिन दस्तखत कर दिया उसके बिल पर, लेकिन मदारिस रजिस्ट्रेशन जो बिल था उस पर एतराज़ भी किया और उस पर दस्तखत भी नहीं किए। ये हो गया इसका पस मंज़र। यहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ कि भाई हमारा जो आपसे सारी नेगोशिएशंस हुई थी, जो बातें हुई थी वो तो आपने पीछे ही छोड़ दी हैं, उस पर तो आप अमल ही नहीं कर रहे। अब सवालात उठ रहे हैं, यानी कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम क्या है, इस पर बात हो रही है और नए सवाल क्या हैं। अब वो ज़रा चलाइएगा। पाकिस्तान में जो मदारिस की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है इसको कौमी धारे में लाने के लिए कई दिहाइयों से हम देख रहे हैं कि बात हो रही है। और फिर मुझे याद पड़ता है कि जब APS का सानिया हुआ था आर्मी स्कूल का, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके तहत बहुत सारी चीज़ें तय हुई थी, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से अप्लाई भी हुई, लेकिन बाज़ चीज़ें नहीं हुई। कहा यह जाता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन का एक्ट है ये बरतानवी दौर से उसी के तहत रजिस्ट्रेशन हो रही है जिसको आप सोसाइटी एक्ट कहते हैं। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मदारिस में इस्लाहात पर बातचीत हुई और ये तमाम मामला जो है वो तनाज़े का शिकार ही रहा। 2016 और 2019 में इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। PTI दौरे हुकूमत में मुआहदे में वजारत तालीम के मातहत मजहबी एजुकेशन डायरेक्टरेट जो है उसका क़याम अमल में लाया गया, जिसके तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन की जा रही है और डायरेक्टरेट मजहबी तालीम के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त ही लगता है। इस वक्त तक तकरीबन 18,600 मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अब मामला ये है कि मदारिस अपनी तफसीलात जो हैं वो डायरेक्टरेट को जो है वो फराहम करते हैं और उसके लिए 16 रीजनल डायरेक्टरेट्स काम कर रहे हैं। मदारिस बिल पर जो एतराज़ात हैं वो इस वक्त उठाए जा रहे ये हैं कि जब ये सारे बिल के ऊपर बात हो रही थी उस वक्त हुकूमत को ये सारे क्वेश्चंस जो आज वो रेस कर रही है वो क्यों नज़र नहीं आए। अगर ऐसा ही कुछ मसला था तो ये बिल सिर्फ मंजूर 26वीं आईनी तरमीम के लिए किया गया ताकि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाए, बाद में मौलाना से निपटते रहेंगे। JUI के बिल में नया क्या है, वो क्या चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है और आने वाले दिनों में इस तनाज़े का मुतवक्की तौर पर हल क्या हो सकता है, ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हमने डिबेट भी करनी है, समझना भी है कि मामला आगे कैसे लेकर चलना है। हमने देखा कि उलमा कॉन्फ्रेंस भी हुई और उसमें भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम जो हैं मुख्तलिफ मदारिस के जो तमाम तर रूह रवां हैं उन्होंने भी शिरकत की। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। तो मौलाना ताहिर अशरफी और मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब दोनों अशखास से हमने वक्त ले रखा है और दोनों से ज़रा नुक्ता नज़र जानेंगे कि अब मामला आगे कैसे चलेगा और अगर मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से ही हल करना है तो फिर ये मार्च और जो कुछ मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं कि वो चिमटे से भी पकड़ने के रवादार नहीं है अगर किसी तरह की हुकूमत की बातचीत हुई तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मुझे ज्वाइन कर लिया है मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं विफाकुल मदारिस पाकिस्तान से, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद। दोनों अशखास का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत वक्त देने के लिए। मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। ये जो मामला उठा है मदारिस की रजिस्ट्रेशन का, और फिर इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स ही कहूँगी मैं के सामने आए हैं। एक इस हक में है जो ये कह रहा है कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो जो वजारत तालीम है उसके मातहत होनी चाहिए, और दूसरा इससे पर आमादा नहीं है। तो ये मामला तनाज़े की शक्ल आपको लग रहा है कि इख्तियार कर गया है, या इसमें से कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। दोनों मौक़िफ़ आपके भी सामने है, हुकूमत के भी सामने है, मुतल्लका इदारों के भी सामने है और कौम के सामने भी है। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान और इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि 75 साल तक मदारिस की रजिस्ट्रेशन जिस कानून के तहत होती रही उसमें कोई मुश्किलात नहीं है, वो आसानी और सहूलत है, इसलिए कि वो हर ज़िले में और डिस्ट्रिक्ट में होती है, हर मुतल्लका इलाके में होती है। और जबकि ये जो निज़ाम है इसके लिए पूरे मुल्क के मदारिस की रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में होगी, बाकी जगह पर सिर्फ वो ऑफिस फार्म लेंगे और इसमें मदारिस के लिए मुश्किलात भी हैं। अच्छा। दूसरा ये कि ये जो निज़ाम लाया जा रहा है ये एक आलमी इदारों के दबाव के तहत लाया जा रहा है। अच्छा। इसकी वजह से हमारे ऐसे खदशात हैं कि जिनके ऊपर हम सिर्फ दलाइल नहीं हकायक भी रखते हैं। इसलिए इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह पर हैं और उसमें हर एक के पास अपने अपने तजर्बात होंगे या दलाइल होंगे, तो इसमें कोई तसादुम या एहतजाज कोई टकराव या झगड़े की बात नहीं है। तो जो जहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन चाहे उसको ये इख्तियार दिया जाना चाहिए। पहले भी मुल्क में ये इख्तियार मौजूद था कि जो चाहे वो सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो जाए और जो चाहे वो ट्रस्ट के कानून के तहत रजिस्टर्ड हो जाए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ये ऐसा तनाज़ा है, ये इख्तिलाफ राय है। अच्छा। और जो बात भी कोई होगी वो इंशाअल्लाह कानून के दायरे में होगी और इसका हल मौजूद है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट ने 26वें आईनी तरमीम के मौके पर मंजूर किया है मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों ऐवानों से, वो गवर्नमेंट का ड्राफ्ट है, हमारा नहीं है। इसलिए अगर किसी को गिला है तो वो हमसे नहीं होना चाहिए, वो गवर्नमेंट से उनका गिला बनता है, हमसे गिला नहीं बनता। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने मौलाना साहब। लेकिन गुजारिश अर्ज़ ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, जो ज़ाहिर काउंटर जैसे आपने खुद भी कहा कि इख्तिलाफ है, और इख्तिलाफ ये है कि अगर किसी चीज़ को सिस्टमैटिकली बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, सोसाइटी एक्ट के थ्रू आप मुझसे बेहतर इल्म रखते हैं और बेहतर बता पाएंगे, जो तरीक़ेकार चल रहा था वो शायद उस हद तक नहीं बेहतर है जो कि वजारत तालीम के मातहत करने की तो बात नहीं है, लेकिन एक पूरी सिस्टम को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलाने की ज़रूरत है। मदरसा जब मैट्रिक तक की तालीम वहाँ पर लाजमी हो गई है, वहाँ पर दीगर और जो उलूम है वो सिखाए जा रहे हैं। टेक्निकल मैंने खुद बहुत सारी जगहों से मालूमात हासिल की है, जामिअतुर रशीद के अंदर तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो भी स्टूडेंट्स को सिखाई जा रही होती हैं। सो इसमें क्या मुज़ायका, क्या कबाहत, क्या तक वो है कि वजारत तालीम के मातहत तो नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगी, लेकिन उसकी अम्ब्रेला के नीचे मदरसा नहीं आना चाहता, क्यों? देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि जहाँ तक असरी तालीम की बात है वो भी हर डिस्ट्रिक्ट के जो मुतल्लका बोर्ड होते हैं वहाँ इम्तिहान होता है, मैट्रिक का हो या इंटरमीडिएट का हो, वो इस्लामाबाद में नहीं होता। और जो कुछ गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, वो सब इस्लामाबाद रजिस्टर्ड नहीं होते ना, वो तो अपने अपने इलाकों में रजिस्टर्ड होते हैं। अब मदारिस को मुकल्लफ और पाबंद करना, उनके लिए एक नया इम्तियाजी निज़ाम लाना, और ऐसी सूरत में जब मुल्क माशी दिवालिये के करीब हो, मजीद मुल्क पर बोझ डालना और अरबों रुपए के नए इदारे कायम करना, हम समझते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और इसमें मुश्किलात। फिर ये सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है, ये 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है। एक निज़ाम 75 साल 75 ईयर से चल रहा है और ठीक चल रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 2004-5 में सेक्शन 21 का इजाफा हुआ है, तरमीम हुई है, उस पर कानून साजी हुई है और उस कानून साजी की रोशनी के अंदर तमाम सूबों में और मरकज में बाकायदा मदारिस की रजिस्ट्रेशन होती चली आ रही है। और यहाँ पर तो जहाँ तक इसकी बात है, ये जो वजारत तालीम का है उसके ऊपर तो कोई कानून साजी भी नहीं है और मुआहदे जो है वो गवर्नमेंट से एक नहीं, एक से ज़ायद मुआहदे हुए हैं और उन मुआहदों पर खुद हुकूमत ने अमल नहीं किया है।
انہوں نے انحراف کیا ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مدارس کی رجسٹریشن کا جو ترمیمی بل پاس ہوا ہے دونوں ایوانوں سے، وہ ہمارا ڈرافٹ نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا ڈرافٹ مولانا صاحب بالکل صحیح ہے آپ کا نقطہ، وہ لا منسٹر نے پیش کیا ہے، آپ کا نقطہ بالکل واضح نہیں ہے، بالکل واضح آپ کا نقطہ. میں دوبارہ آپ کو جواب دیتا ہوں، لیکن مفتی مولانا صاحب آپ کو بھی ایشو کی گفتگو کرتے ہیں. جو بات مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب کر رہے ہیں وہ آپ نے ہوگی، لیکن سوال اس میں شاید پھر ایک اور ضمنی یہ بھی ابھرتا ہے کہ یہ جو دو اسکول آف تھاٹس ہیں، یعنی کہ جو دو لوگ دو مختلف چیزوں پر اپنی آرا دے رہے ہیں، ان دونوں میں سے کون سی بہتر ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اب اگر اس کا فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر اس کا فیصلہ آپ ہی اشخاص نے مل بانٹ کے کرنا ہے تو اس کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کون قائل کرے گا؟ اور کیا جو نقطہ مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب پیش کر رہے ہیں اس میں اس کو کون تقویت دے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں اس میں اپنی لچک دکھائیں گے یا دیگر اور لوگ اس میں لچک دکھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع فراہم کیا اپنا موقف پیش کرنے کا. قاری محمد حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بیان فرمایا میں تھوڑی سی بات پہلے اس کے بارے میں کر لوں. انہوں نے یہ فرمایا کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہمیں سہولت ہے اور وزارت تعلیم کے تحت مشکلات ہیں، تو مشکلات کی کوئی نشاندہی انہوں نے نہیں کی. جہاں تک انہوں نے یہ بات کہی کہ جو مدارس ہیں وہ پورے ملک میں ہیں، تو اپنے اپنے مقامی طور پر وہ عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کے بورڈ سے منسلک ہوتے ہیں. تو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹر ہونے میں اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، سب کو اسلام آباد جا کر تھوڑا امتحان دینا ہوگا، تو اپنے اپنے بورڈ ہی پر امتحان دیں گے، تو یہ مشکل تو کوئی مشکل ہے نہیں، وہ جس کو بنایا پیش کیا ہے حضرت نے. باقی رہی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کروانے کی بات، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ خود ان حضرات نے 2010 میں معاہدہ کیا تھا، پیپل پارٹی کی حکومت تھی اور قاری حنیف صاحب کے دستخط اس پر موجود ہیں، دوسری تنظیمات کے بڑوں کے دستخط موجود ہیں، عبد الرحمان ملک صاحب وزیر داخلہ تھے ان کے دستخط موجود ہیں، سیکرٹری داخلہ قمر زمان قاہرہ صاحب کے دستخط موجود ہیں. اس میں یہ تصریح ہے، چوتھی شق ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے تحت ہوں گے ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں. اور اس کے علاوہ پھر 2019 میں جو 3 سال کے مذاکرات، اور اس پہلے معاہدے کے بارے میں خود قاری حنیف صاحب کا کہنا ہے کہ 10 سال کے مذاکرات کے بعد یہ معاہدہ ہوا ہے. اور 2019 میں جو معاہدہ لکھا گیا اور اس میں بھی سب بڑوں کے دستخط موجود ہیں، وہ بھی اس میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ ہمارے مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے. اب اس کے بعد پھر ان حضرات کو کیا تحفظات پیش آئے اور وزارت تعلیم میں کیا مشکلات پیش آئیں، تو اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے رہے. مفتی محمد صاحب خطِ کلامی کی معافی دیتے ہوئے، جو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ظاہر ہے میں نے سنا مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں ہم انتظار میں اس بات کے کہ وہ کچھ اپنا ظاہر ہے علماء کا انہوں نے بھی ایک بلایا ہوا ہے بیٹھک جس میں وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. یہ جو آپ دونوں ہیں وزارت تعلیم کے حوالے سے اور سوسائٹی ایکٹ کے حوالے سے، اس میں کوئی بیچ کی راہ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے کہ ہاں اس میں سے بیچ کا کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو قائل کرنے کے لیے کوئی ٹھوس حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب خود جیسے قاری حنیف صاحب نے فرمایا نا کہ یہ کوئی تصادم کی بات نہیں ہے، جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں ان کو اس کا اختیار ہونا چاہیے، اور جو وزارت تعلیم کے تحت رہنا چاہتے ہیں ان کو اس کا اختیار ہونا چاہیے. اور ان حضرات نے 17 دسمبر کو اپنے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا اجتماع بلایا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ظاہر آن بورڈ ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کوئی ایسا مشترکہ بل پاس ہو جائے گا جس میں دونوں کو اختیار ہوگا اور دونوں کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اس میں، اور کوئی نہ کوئی اتفاقی راستہ پیدا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے مفتی محمد صاحب، آپ نے اچھی بات کہی ہے، یہی بات شاید مولانا حنیف صاحب بھی فرما رہے تھے. لیکن ایک ملک میں 2 قوانین پر عمل درآمد آپ کو لگتا ہے ہونا چاہیے یا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہی چل سکتا ہے ایک سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرائے اور ایک وزارت تعلیم کے تحت؟ اس بارے میں تو ماہرین قانون ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بات جو ضمناً میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت قاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ
हुकूमत ने ये ड्राफ्ट तैयार किया तो जाहिर है हुकूमत ने आपकी और मौलाना फजल रहमान साहब की मुशावरत से तैयार किया था, और उसमें दूसरे बोर्ड्स के लिए जो वजारत तालीम के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं उनका रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया। उनकी रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मनसूख होगी और सबको सोसाइटी एक्ट के तहत ही रजिस्टर होना होगा 6 महीने के अंदर अंदर। हाँ, तो ये इसलिए हम मीडिया में आए हैं, वरना हम तो इतने अरसे से तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कभी मीडिया में नहीं आए। हम समझते हैं कि उलमा का आपस का इस तरह का इख्तिलाफ और ये खींचातानी ये अवाम के दीन के लिए बहुत नुकसानदेह है। अच्छी बात कह दी आपने। ये लफ्ज मैं एहतियात के साथ ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल भी नहीं कर रही टकराव की, लेकिन मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, मामला ये है कि जो मैंने सवाल मुफ्ती मोहम्मद साहब से किया वो ये कि अगर दो आइडियोलॉजी के तहत मुल्क में मदारिस की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होगा तो ये तो अपने आप में एक टकराव की कैफियत होगी। जहां टकराव की बात आती है तो फिर सवाल ये उठता है कि जब 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजल रहमान साहब कन्वेंस हो गए और उन्होंने करवा दिया, तो अपने बिल पर कन्वेंस उन्होंने ज़ाहिर अपनी ही मामलात या अपनी जो उनके उस वक्त पेश मंजर में चीज़ें होंगी उसके मुताबिक वो तमाम तर चीज़ें तहरीर करवाई होंगी। तो बाकी दीगर जो बोर्ड्स हैं, क्या उनसे आप लोगों ने इस बाबत कोई बात की थी या ये अपने तय तय कर लिया था? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो मौलाना मौसूफ ने बात फरमाई वो मैंने जो ये बात कही थी कि असरी तालीम का इम्तिहान मुतल्लका बोर्ड में होता है, तो उसका माना यही था कि वो इम्तिहान वहीं होता है, आइंदा भी वहीं होगा, वही सिस्टम है। ये नहीं मुराद थी कि आइंदा इस्लामाबाद में आकर देना पड़ेगा। मैंने बात सिर्फ रजिस्ट्रेशन की थी, इम्तिहान की बात नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, इस बिल से पहले जब PDM की हुकूमत थी और अभी उसमें तकरीबन 1.5 साल उनकी हुकूमत रही, तो हमारा उनसे वजीर आजम साहब से जब मुलाकात मीटिंग हुई तो उसमें जो बात तय हुई थी, उसमें जो इत्तेफाक हुआ था वो यही हुआ था कि मदरसे को इख्तियार दिया जाए कि वो जहाँ रजिस्ट्रेशन चाहता है वहाँ का वो करा ले। अच्छा। और चुनांचे जब वो मुद्दत खत्म हो रही थी तो आखिरी दिन में जो बिल पेश हुआ था वो अगर आप मंगवा लें तो उस बिल में ये दोनों बातें मौजूद थी। उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर हुआ वो हमने उसमें हमारी मुशावरत सिर्फ ये हुई कि जो पुराना बिल उस बिल को जिसके अंदर ये इख्तियार वाली बात मौजूद थी उसकी बजाय ये नया ड्राफ्ट तैयार किया। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं, हम तो यही समझ रहे थे कि वही पुराना बिल होगा। लिहाजा मैंने बार बार ये बात कही कि इस सिलसिले में इन हजरात का गिला हुकूमत से बनता है। इन्होंने वो गिला उन जिनसे करना चाहिए था उनसे करने की बजाय इन्होंने दूसरा रुख इख्तियार किया जो नहीं किया जाना चाहिए था। अच्छा, जहाँ तक मुश्किलात की बात, मेरी सुन लीजिए बात, मुश्किलात की बात है वो हम बता चुके हैं। अगर कोई ना गौर करना चाहे तो उसकी मर्जी है। मैंने आपको बताया कि एक तो इस्लामाबाद में तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन ये 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है, सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है और ये रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। फिर ये मदारिस अच्छा, अगर हनीफ जालंधरी साहब कतल कलामी मुझे करनी पड़ेगी, गुजारिश सुन लें फिर जवाब दे दीजिएगा। अगर आप कह रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी का मामला है तो 18वीं आईन की तरमीम के बाद जो तालीम है वो तो सूबाई मामला ही हो गई है ना, तो वहां पे नहीं हो सकता आपको लगता है? नहीं, देखिए बात यह है कि वहां पर तो हो ही नहीं रहा। इस वक्त जो जिस मादे का हवाला दिया जा रहा है, जो इस वक्त प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस के अंदर तो सूबे ऑन बोर्ड ही नहीं है। अच्छा। वो तमाम इस्लामाबाद में है। और फिर ये बात भी मैं आपको वाजे कर चुका हूँ कि ये बैरूनी दबाव पर है। खुद ऐवान सदर ने जो एतराज़ात लगाए हैं उसमें ये कहा है कि अगर हमने इसको सोसाइटी एक्ट में दिया तो इससे आलमी इदारे नाराज हो जाएंगे। तो इसका माना यह कि हमारा ये मौक़िफ़ दुरुस्त हुआ कि ये पाकिस्तान का फैसला नहीं है, ये बाहर का फैसला है जो मुसल्लत किया जा रहा है। ठीक हो गया। मैं हनीफ जालंधरी साहब, दो चौक लफ्जों में तो जाहिर मामला अभी नहीं है, लेकिन आप लोगों की एक और जाहिर इजलास है जिसमें मुख्तलिफ चीजें तय होनी है। ये मामला अफवाम व तफहीम से हल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, या मौलाना ने जिस तरह कहा कि वो चिमटे से भी रवादार नहीं है पकड़ने को इस तरमीम के मामलात या इस मुसवदे के मामलात को, और फिर मामला सड़कों पर यानी इस्लामाबाद में दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूँ कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जो तसादुम की तरफ ले जाने वाला हो। समझदार और दाना लोग हर मसले का हल निकालते हैं और इसका हल मौजूद है। अब ये हुकूमत का काम है कि वो उस हल को नाफिज करे। लेकिन माजी के अंदर भी जितने मुआहदे गवर्नमेंट से हुए हैं उन्होंने उन मुआहदों पर अमल नहीं किया। ये 2010 के जिस मुआहदे का हवाला दिया गया उसमें यह भी लिखा है कि 5 विफाकों तंजीमात को खुद मुख्तार तालीमी इम्तिहानी बोर्ड का स्टेटस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए दिया जाएगा। जी, मैंने पढ़ा बिल्कुल।
लेकिन किया गया। और 2019 के मुआदे में जो बात थी कि बैंक अकाउंट खोले जाएंगे, क्या वो खुले? ये जो था कि कवायद और डाटा सिर्फ महकमा तालीम लेगा, कोई इदारा नहीं अच्छा, जालंधरी साहब, क्योंकि वक्त की कैद है, मैं इसलिए आपसे इन जो अपने मकसद की बात हो, उस मकसद की बात को तो वो गवर्नमेंट और दूसरे लोग कहें कि जी इसको कबूल करना चाहिए, तो उसमें एक शिक तो नहीं है, उसमें कितनी शिक्के हैं? और फिर ये बताइए कि जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है सेनेट ने, और क्या ये भी कोई मीसाक वगैरह एग्रीमेंट है या नहीं? ये तो मीसाक मिली है, इसकी हैसियत कानूनी और आईनी है। तो उस पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल से क्यों इनहराफ किया जा रहा है? और जो प्राइम मिनिस्टर वादा करे उससे क्यों इनहराफ हो रहा है? आखिर मुल्क के वजीर आजम का एक मनसब है, उसका वादा पूरी कौम से वादा होता है, तो कम अज कम वजीर आजम को अपने मनसब का ही ख्याल रखना चाहिए। क्लियरली बताएंगे जालंधरी साहब, सड़कों पर आने की नौबत तो नहीं आएगी, हाँ या नहीं? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मसाइल को हल करने की नीयत होगी तो नहीं आएगी। ओके, वरना ये हो सकता है। वेल, थैंक यू वेरी मच मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी, जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस पाकिस्तान, मुफ्ती मोहम्मद शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद। दोनों अशखास का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची को नहीं भूले हैं हम, और आज कराची में अचानक लगभग 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ट्रैफिक की एक अचानक से पूरी सड़कें जो हैं वो ब्लॉक हो गई। और ये मैंने इसका नोटिस क्या लेना था या मैंने देखना था सो देख लिया, लेकिन इसका नोटिस चीफ मिनिस्टर ने लिया। और हालत क्या हुई, सूरत हाल क्या थी, इस पर बात करेंगे डीआईजी ट्रैफिक से इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाते मैंने आपसे कहा कि वैसे जब हम कराची के मामले पर बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज कराची में अचानक लगभग मैंने बताया कि दोपहर के औकात में 2 बजे से ट्रैफिक जैम की हमें इत्तलात मौसूल होना शुरू हुई। मैं ख़ुद भी जब ऑफिस के लिए निकली तो मैंने देखा कि शहर में बदतरीन ट्रैफिक जो है वो जैम है, और एक ख़ास किस्म का जिसे कहते हैं बॉटल नेक जो है वो बन रहा था हमारा मेन शारे फैसल पर, और फिर उसके साथ साथ उससे जो मुतसिल तमाम इलाका है, अगर आप सदर ले लें और दीगर और जो सड़कें हैं वहाँ पर भी। तो 5 बल्कि मेरे ख्याल है 4:45 बजे के करीब चीफ मिनिस्टर ने इस बात का नोटिस लिया और उन्होंने डीआईजी ट्रैफिक को कहा कि शहर में क्या हो रहा है, क्यों ट्रैफिक जैम है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम ज़रा डीआईजी ट्रैफिक से ख़ुद भी बात करें, उनसे पूछ सकें कि आज शहर में अचानक क्या हुआ है। तो इस ज्वाइन कर रहे हैं अहमद नवाज़, डीआईजी ट्रैफिक कराची हैं आप। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। डीआईजी साहब, ज़ाहिर बहुत सारे सवालात हो सकते हैं ट्रैफिक के हालात और वाक़यात पर, लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं ना कि ये आज अचानक चीफ मिनिस्टर साहब को भी थोड़ा मेरा ख्याल है गुस्सा ही आ गया, लेकिन ये क्या हुआ, क्यों ट्रैफिक जैम की इतनी ज़्यादा शिकायत हुई, चौक हो गया था काफ़ी हद तक शारे फैसल से मुतसिल तमाम इलाका? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल कुछ वक्त के लिए जो है वो सदर के एरिया में ट्रैफिक का फ्लो देखा गया है। इसमें गुजारिश ये है कि कुछ इवेंट्स ऐसे आए हुए हैं, जैसे कि आजकल शाम के वक्त सदर में 2 मार्केट्स हैं, जैसा कि एक जैनब मार्केट है और गुल प्लाजा है। यहाँ पे और उसके एडजॉइनिंग जो मार्केट्स हैं उसके अंदर सर्दियों की और क्रिसमस की ख़रीदारी के लिए बहुत ज़्यादा आवाम का जो है आना जाना हो रहा है, और उसकी वजह से इवन पैदल चलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और जिसमें से गाड़ियों का गुजरना थोड़ा स्लो हो जाता है। ट्रैफिक जैम किसी जगह पे भी नहीं हुआ, हाँ दबाव ज़रूर है, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रश की वजह से है। ये आज साथ में वीकेंड भी है और फिर क्रिसमस करीब करीब है। गुज़िश्ता हफ्ते में जैसे सर्दी में इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट एरियाज़ के अंदर सिर्फ जो है वो ट्रैफिक का दबाव है, बाकी जैम वाली सूरत हाल पूरे कराची में कहीं पे भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, लेकिन डीआईजी साहब आप शुक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक और सवाल का जवाब भी दे दें कि पिछले दिनों हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी और ज़ाहिर दीगर और इदारों की जानिब से भी शिकायत हुई कि जो शहर में हादसात हैं उसकी एक वजह तो हमें पता है कि जो तामीराती काम हो रहा है उसकी वजह से भी, जहाँ खड्डे हैं, जहाँ हमारी सड़कें दुरुस्त नहीं हैं। लेकिन इसमें एक और भी मामला ये है कि जो हमारा हैवी ट्रैफिक है, चाहे वो ट्रॉलर हों, चाहे वो टैंकर्स हों, चाहे वो डंपर्स हों,
وہ بے وقت نکلتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. یعنی ایک سرٹن ان کا ٹائم تھا, رات 12 بجے کے بعد الاؤ تھا, لیکن آپ دوپہر میں دیکھیں, دن میں دیکھیں, صبح میں اسکول ٹائمنگ میں بچوں کے ڈمپرز ٹرالرز چل رہے ہوتے ہیں, اور اسی ان کے چلنے کی وجہ سے ہم بہت سارے ٹریفک حادثات بھی دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہیوی ٹریفک کو پابند نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہو رہا ہے, کیوں ایسے ہیوی ٹریفک کو آزادی دی گئی ہے؟ جی آپ نے درست نشاندہی کی کہ جو گزشتہ 2 مہینے کے اندر ٹریفک حادثات میں اضافہ ہوا ہے, اور جو اس میں وجوہات ہیں اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شہر میں اکنامک ایکٹیویٹی کافی ماشاءاللہ تیز ہوئی ہے, اور بہت سارے کنسٹرکشن کے پروجیکٹس جو ہے, میگا پروجیکٹس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے, اور پھر پورٹ کے اوپر ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہے الحمدللہ. ایکسپورٹ امپورٹ کی بہت زیادہ جو ہے وہ جہاز لگ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ٹریفک کی جو ہیوی ٹریفک ہے اس میں خصوصی اضافہ ہوا ہے. اور ہمارے حادثات جو ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ مضافاتی اور انڈسٹریل ایریاز کے اندر ہوئے ہیں, جہاں پہ کہ ہیوی ٹریفک الاؤ ہے. جو ریسٹرکٹڈ ایریاز ہیں ہیوی ٹریفک کے لیے, جو سینٹر میں شہر کے آتے ہیں, جیسے شارع فیصل ہو گیا, یہاں صدر کا ایریا ہو گیا, کلفٹن ہو گیا, ڈیفنس ہو گیا, اور جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کئی علاقے ہیں, وہاں پہ جو ہیوی ٹریفک کے ممنوع اوقات ہیں اس کے اوپر مکمل جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے. تاہم آپ کے توسط سے یہ بھی آگاہ کرتا جاؤں کہ بعض ہیوی ٹریفک کی جو اقسام ہیں وہ اس پابندی سے مبرہ ہیں, جس کے اندر واٹر ٹینکر اور جو شہر سے کچرا اٹھانے کے لیے ڈمپرز استعمال ہوتے ہیں وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہاسپٹل سپلائیز یا فوڈ سپلائیز کے جو اسینشل گڈس ہیں ان کے لیے ایگزمپشن ہوتی ہے. باقی تمام ہیوی ٹریفک کے اوپر مستقل جو پابندی جس طرح سے تھی اسی طریقے سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈی آئی جی صاحب, آپ کہہ رہے ہیں تو درستی کہہ رہے ہوں گے, لیکن بہرحال یہ ہم بھی دیکھتے ہی رہتے ہیں شہر کی سڑکوں پر کہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ آتا ہے, اور آپ نے یہ اچھی بہرحال کلیئر کیا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایگزمپشنز ہیں ان کو, کچھ جیسے آپ نے کہا کہ ٹرالرز وغیرہ ہیں یا کچرا اٹھانے کی گاڑیاں ہیں یا واٹر ٹینکرز ہیں, ان کو ایگزمپشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود بہرحال ہیوی ٹریفک ہمیں مختلف اور شاہراہوں پر دکھائی دیتا ہے. لیکن اب میں یہ ذرا شاید آپ کو لگے کہ آپ آ گئے ہیں ٹی وی پر تو ہم آپ کو چھوڑ ہی نہیں رہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ سر سوالات بہت ہوتے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ کبھی اسٹوڈیو تشریف لائیں اور ہم آپ سے عوام کی جو کویسچنز ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. لیکن یہ فرمائیں مجھے کہ ایک جانب تو آپ کو شاباش کسی حد تک اس لیے میں دے سکتی ہوں کہ جو چالان کا طریقہ کار اب ٹریفک پولیس نے اپنایا ہے, اس سے جو آپ لوگوں کے اوپر ایک لگا ہوا ٹیگ تھا کہ خرچہ پانی جو ہے ہمارے ٹریفک پولیس اہلکار مانگتے ہیں بائک رائڈرز کو یا جو ظاہر ہے کار ڈرائیورز ہیں یا دیگر اور لوگوں کو روک کر, تو وہ کسی حد تک بہرحال کم ہوا ہے ریشو. یہ مجھے اطلاعات بھی ہیں اور میں خود بھی اس چیز کو دیکھ بھی رہی ہوں. لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ شہر کے بہت سارے ایریاز میں سر ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ کام نہیں کرتے. اچھا, جب ٹریفک سگنلز کام نہیں کرتے سو وہ نہیں کام کرتے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہم پوچھیں سوال کہ کیوں نہیں کام کر رہے, آپ نے رپورٹ کیا نہیں کیا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں جن کو ٹریفک کا جو دباؤ کا ٹائم ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے, وہ وہاں پر موجود نہیں ہوتے. اچھا, موجود اگر ہیں بھی تو I'm sorry I'm using this word, لیکن خوش گپیوں میں مصروف ہیں یا اسموکنگ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو تھوڑا ایز ٹائم نہیں چاہیے ہوگا, ظاہر ہے چاہیے ہوگا, لیکن جو دباؤ کا ٹائم ہے یا جس وقت ڈیوٹی آرز ہیں اس میں تو تھوڑا اگر سگنلز کام نہیں کر رہے تو کم از کم ٹریفک پولیس کا اگر اہلکار کھڑا ہو تو وہ تو کنٹرول کر سکتا ہے. ڈی آئی جی صاحب. جی بہت شکریہ. بالکل ہم کوشش کر رہے ہیں, شہر کے جو ٹریفک کے مسائل ہیں درینہ ہیں, اور اس میں روز بروز جو گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسی سے جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی مزید بڑھتے جاتے ہیں. اس میں جو ہم انیشیٹوز لے رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ یہ ہے کہ جو ہم نے حادثات کے جو وجوہات ہیں اس کا جب جائزہ لیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ کئی حادثات ایسے ہیں کہ جو کہ موٹر سائیکل سواروں کی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ نہ اپنانے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور اس وقت ہم کیمپین شروع کیے ہوئے ہیں کہ جس میں موٹر سائیکل سواروں کو آگاہی دی جائے کہ وہ سائیڈ ویو میررز لگائیں, ہیلمٹ پہنیں, لائسنس رکھیں, اور جو لائٹس ہیں خصوصاً جو بیک لائٹ ہے اور فرنٹ لائٹ ہے
उसको फंक्शनल हालत में रखें ताकि जो अंधेरे के दौरान वो नज़र आएँ और किसी हादसे का शिकार ना हों। वेल जैसे अब आई विश कि मैं आपसे और क्वेश्चन करती, लेकिन आपने वो वाली जो बात मेरी रह गई थी सिग्नल्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकार वाली, उसका मुझे जवाब नहीं दिया। वेल थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जो गुफ्तगू DIG ट्रैफिक ने अभी की है ट्रैफिक के मामलात पर, वो मुझे नहीं लगता कि शायद उस हद तक चीज़ें आप लोग सेटिस्फैक्ट्री समझ रहे होंगे, लेकिन शहर में बहरहाल ट्रैफिक का दबाव तो मौजूद है और जिस हद तक कंट्रोल किया जा सकता है वो भी आपके सामने है और कोशिश कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।